चाहने वाले होंगे, अच्छा है, बहुत खूब, माशाल्लाह। जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, पाँव में छाले होंगे। एक ही मिसाल इनका सुनाता हूँ मैं। बहुत अच्छा। वाह। मैं बरसती है हवाओं में नशा तारी है, क्या कहना। मैं बरसती है फिजाओं में नशा तारी, नशा तारी है, मेरे साखी ने कहीं बहुत उम्दा। जाम उछाले होंगे, मेरे साकी ने कहीं जाम उछाले होंगे। वाह। बहुत नवाजिश वक्त। जाफरी साहब, आपकी आवाज ने तो कहीं दूर पहुंचा दिया। आपको गुलकारी से आपका कुछ ताल्लुक है? नहीं जी, कोई बहुत अच्छा तरन्नुम है, माशाल्लाह। कोई ताल्लुक नहीं, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करूं। बड़ी नवाजिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी नवाजिश, और इनको भी मेरी तरफ से बहुत दुआ सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। जी आदाब फरजाना साहिबा। आदाब से जी मैं सुधा शर्मा बोल रही हूँ। जी सुधा, आपके कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। प्रोग्राम इतना बागो बहार हो गया है कि मुझे भी फोन करना पड़ा। आपकी आमद से तो और फूल खिल गए। जी मैं मुजफ्फर अंती साहब से बात कर सकती हूँ? जरूर, बिल्कुल जनाब। हाजिर हूँ। जी आदाब। आदाब, खुश रहिए। जी मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि आप शाद आसिफी साहब के कुछ शेर अगर सुना दें तो बहुत मेहरबानी होगी, जिन पर आपने पीएचडी भी की है। जी जी, मेरे मरहूम उस्ताद थे वो, जी, बहुत अच्छे, बहुत बड़े तंज़िया शायर थे। जी मैं पेश करता हूँ उनके कुछ शेर। जी एक तो ये है कि दिल में लहू कहाँ था कि एक तीरा लगा। जी जी। दिल में लहू कहाँ था कि एक तीरा लगा, फाके से था गरीब के मेहमान आ गया। क्या बात है। फाके से था गरीब के मेहमान आ गया। वाह वाह। और ये कि उमर बकर की शरारतों पर जो जैद को बज़्म से उठा दें, जी बताइए उनकी इस रविश पर जो सर न पीटे तो मुस्कुरा दे। वाह क्या बात है। ये बीच के लोग इन पे गहरी नजर है लाजिम कि ये फरेबी, वहाँ पहुँचकर यहाँ की जड़ दें, वहाँ की आकर यहाँ लगा दें। क्या बात है। वाह क्या बात है। बड़े खालिस तंज के शेर कहते थे वो। और एक शेर उनका और आप सुन लें। जी जी। कहते हैं कि सुलझाने की बात बनाकर, देखिए इसमें अल्फाज सिंबॉलिक हैं, उन पर गौर कीजिएगा आप। सुलझाने की बात बनाकर दाढ़ी चोटी से उलझा दी। वाह 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 वाह। सुलझाने की बात बनाकर क्या बात है, दाढ़ी चोटी से उलझा दी। क्या बात है। बहुत अच्छे। ईंट की खातिर मस्जिद ढा दी, इसको कहते हैं आज़ादी। वाह वाह वाह। सुधा, आपने तो बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छी फरमाइश की, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया कि आपको शादारफी याद रहे, और ये भी आपको मालूम है कि मैंने उन पर रिसर्च की है। जी जी। हाँ, बड़ी बालिग़ नज़र और साहिबे बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। यहाँ पे बहुत से शेर सुखन के शायकीन हैं जो चाहते हैं कि सीखें तो उस्ताद नहीं मिलते, तो उनके लिए आपका क्या कहना होगा? नैना साहबा, एक ज़माना था जब उस्ताद के बग़ैर काम नहीं चलता था। और वो बातें जो सालहा साल की काविशों के बाद भी समझ में नहीं आती थी, उस्ताद के हुजूर अगर 2 या 3 नशिस्तों में शागिर्द ने अक़ीदतमंदाना रवैया अख्तियार किया और उसने वाकई खुलूस के साथ समझाना चाहा, तो वो चंद दिनों में वो सारे रुमूज़ निकात से वाकिफ़ हो जाता। लेकिन अब अरूज़ पर और बदी व बयान पर इतनी बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं कि अब
शागिर्दी और उस्तादी का जो सिलसिला है वो बड़ा नहीफ हो गया है। उतने अकीदत भी नहीं रह गई आज के शागिर्द को असातिज़ा से। अकबर ने दुरुस्त कहा था कि जी चाहता था खिदमत उस्ताद के एवज़, जी चाहता था हदिया दिल पेश कीजिए, आया है वो ज़माना के लड़का कहता है मास्टर से कि बिल पेश कीजिए। तो ऐसे दौर में उस्तादी और शागिर्दी का रिश्ता बहुत नहीफ हो गया, किताबों से सीखा जा सकता है। दुरुस्त कह रहे हैं। अब तो इंटरनेट पे भी तमाम ये मवाद जो है दस्तयाब है। अगर कोई सब के दिल से और अच्छे शौक और लगन से सीखना चाहे, और शायरी हो या कोई और फन हो, वो दर हकीकत यही है कि जब आप जुनून की हद तक उसमें अब कोरियर सर्विसेज और मुख्तलिफ और दूसरी सहूलतें भी इतनी हैं कि इस्तेफादा कर सकते हैं लोग। फोन लाइन हमारी जगमगा रही है, लिहाजा गुफ्तगू को मैं यहीं पे मुनक़ता करती हूँ, उन्हें खुश आमदीद कहती हूँ। मुज़फ़्फ़र साहब, दर्द और मोहब्बत का रिश्ता जो है वो क्यों इतना जुड़ा हुआ है? मोहब्बत के साथ दर्द आखिर क्यों समाया जाता है शायरी में भी और आम जिंदगी में भी आप बात करें तो? इसमें ये जो गमो अंदों के मामलात हैं, इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गम बराबर के जैसे रात और दिन लाजिम व मलजूम है, तो खुशी और गम भी लाजिम व मलजूम है। लेकिन होता यह है कि खुशी को इंसान अपना हक समझ करके हज़म कर जाता है, और जो उसे गम होता है उसे मुद्दतों याद रखता है, सोचता है कि मुझ पर ये ज़्यादती हो रही है। तो ये जो गम को तादेर ज़िंदा रखने की रविश एक इंसानी माशरे में रिवाज पा गई है, उसकी वजह से शेर को भी जाहिर है कि आप अगर देर पर बनाना चाहते हैं। मुझे भी लगता है कि हमारे खास तौर पे हमारे एशियाई माशरे में ज़्यादा हुज़्न मलाल की कैफियत को गज़ल याद तो रखा जाता है। हुज़्न मलाल के बगैर गज़ल होती ही नहीं। जी जी जी। तो मैं आपकी किताबों के बारे में भी पूछना चाहती हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि आपकी माशाल्लाह 60 किताबें हैं, तो क्या तमाम की तमाम इनमें से कितनी शायरी पे हैं? 13 किताबें शायरी हाँ, 14 शेरी मजमूए, जी, 1800 से ज़्यादा गज़लें मैंने कही हैं माशाल्लाह। तो 14 शेरी मजमूए हैं। आजकल तो रविश ये है कि 40-50 गज़लें अगर होती हैं तो एक गज़ल को 3-4 सफ़ात पर फैला करके, लेकिन मेरी शायरी के मजमूए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक गज़ल एक सफ़े पर है। अच्छा। और एक तो मजमुआ जो है उसमें एक सफ़े पर 2 गज़लें, तब भी वो 350 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो 14 शेरी मजमुए हैं, 3 नावल्स हैं, 3 अफसानों के मजमुए हैं, 8 तनकीदी मजमुए हैं, अदबियात फ़ाल पर किताबें हैं, शाद आरफी पर, हज़रत मोहानी पर, आपके मीर हसन पर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर मुस्तकिल किताबें साहित्य अकेडमी ने, और आपके मुख्तलिफ बहुत बड़े पब्लिशर जो इंडिया के हैं उन्होंने शाये की हैं, कुछ पाकिस्तान से भी छपी हैं न्यून तरफ उर्दू पर। जी हाँ माशाल्लाह। इस तरह क्योंकि कई उसमें कई असनाफ में मैंने काम किया है, इसलिए तादाद बहुत। एक किताब के तो 22 वॉल्यूम हैं, जो उर्दू के सबसे बड़े इदारे ने हिंदुस्तान में, वजारत तालीम का सबसे बड़ा इदारा है कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, उसने मुझे प्रोजेक्ट दे रखा था सन 76 से लेकर सन 2000 तक हर साल उर्दू में जितनी किताबें छपी हैं सबका मुख्तसर तारुफ 600 सफ़ात का एक वॉल्यूम है, 22 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। माशाल्लाह। आपकी कुछ ईमेल्स का तज़किरा करती चलूँ, और खुतूत लिखने वालों में सर फहरिस्त हमारे प्रोग्राम के हैं जनाब सरदार ताज साहब। इस मरतबा भी उन्होंने कार्ड्स बहुत अच्छे भिजवाए हैं। सरदार ताज साहब, आपके कार्ड्स देख के दिल खुश होता है। साथ में आपने अखबार का तराशा भिजवाया है, और जिस मौजू की जानिब आपने तवज्जो दिलाई है बहुत अच्छी बात है वो, और हौसला अफजा बात भी है, और उसमें बहुत से सबक भी पोशीदा हैं। मैंने गौर से पढ़ा भी, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि वो सिर्फ मेरे लिए था, टेलीविज़न पे शामिल करने के लिए नहीं था। तो कोशिश करेंगे कि आइंदा उस किस्म के मौज़ूआत को भी हम लोग ज़ेर बहस लाएँ। नवाजिश कि आप इतनी बाकायदगी से हमको खुतूत भिजवाते हैं। उसके अलावा मोहतरमा शाहीन साहिबा, आपने भी ख़त भेजा और प्रोग्राम की सताइश की और कहा कि मैं बहुत बाकायदगी से ये प्रोग्राम देख रही हूँ। कमेंट्री में आप हमारा प्रोग्राम देखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना तरद्दुद किया और इतनी दुआएं दी। हम तमाम के तमाम जो टीम है यहाँ पर, वो भी आपको यही दुआएं जो है आपके नाम करती है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, और उर्दू अदब से आपका लगाव देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और ईमेल हमें किया है इनाम साहब ने, उनका शुक्रिया। इनाम साहब, आप भी कहते हैं कि फरजाना साहिबा
آپ اردو ادب کی بہت خدمت کر رہی ہیں اور اس پروگرام کا ہم بہت بےقراری سے انتظار کرتے ہیں، باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، ساتھ میں آپ نے دعائیں دی ہیں، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ خیال پایا جاتا ہے کہ شاعر کا تصور جو ہے وہ ایک بیکار یا فارغ انسان کا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تصور تقریباً 50 سال پیشتر تھا، ہاں ہاں، اور ابھی بھی میں نے بہت سے نہیں، ینگ اب تو نوجوان شعراء کو صاحب سنا ہے۔ کم، یعنی بہت معمولی استعداد والے شعراء بھی 5 ستارہ ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں۔ جی جی ہندوستان میں تو مشاعروں میں تقریباً 12 سے لے کر 20,000 روپے تک جی جی معاوضہ ملتا ہے، اور جو مشاعرے کے شعراء ہیں تقریباً مہینے میں 20 مشاعرے پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ یعنی 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے ماہانہ ان کی انکم ہوتی ہے، اچھا، چاہے ان کی کوالیفیکیشن نان میٹرک ہی کیوں نہ ہو وہ لوگ۔ ہاں ہاں، تو شاعر ہونا اب اتنا زیادہ Concept بدل گیا ہے۔ مدرت رساں، لیکن اگر وہ ادبی شاعر ہے ہاں ہاں ہاں، تو اس کو پوری کتاب کی رائلٹی اتنی نہیں ملتی۔ میں اب سے عرض کروں کہ مشاعرے میں جاتا ہوں تو مجھے جو معاوضہ ملتا ہے وہاں سے، اس میں 3 کتابیں شائع ہو سکتی ہیں، اور کتاب کی کوئی رائلٹی نہیں ملتی۔ اچھا، 500 یا 1000 کا ایڈیشن چھپتا ہے، 5 سال میں کہیں بکتا ہے، پبلیشر کہتا ہے اس میں تو ہمارے ہی پیسہ مشکل سے نکلا۔ وہ خوش وقت شاید سمجھے جاتے ہیں جن کا مجموعہ کلام شائع ہو جائے، لیکن مشاعرے میں بہت انکم ہے۔ اچھا اچھا، تو اب وہ تصور تو جو وہ جو ہے، تصور تھا کہ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب، بدل چکا ہے۔ بالکل۔ کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب جو ہے وہ تو لاگو ہو گیا۔ شاعری کو آپ کھیلنے کودنے سے نہیں نہیں، شاعری کو تو نہیں، لیکن بہرحال وہ سنجیدہ نہیں نا سمجھا جاتا تھا اس طرف۔ ایک اور ہمارے والد صاحب نے بھی ہمیں پسند نہیں کیا جب ہم نے شاعری شروع کی، تو ان کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ غالباً یہ بھوکوں مرنے والا شخص۔ اور یہی وجہ تھی میرے سوال کی بھی، کیونکہ کراچی میں کچھ نوجوان شاعروں سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ ان کو بیکار سمجھا جاتا ہے یا فارغ سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اگلے مہمان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ میں اچھی ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، پہچانا؟ کتنی ٹھیک ہیں آپ؟ بہت۔ بہت ٹھیک ہے۔ جی اور یہ پیاری سی آواز مناہل کی ہے؟ جی، اور اگر میں کسی اور کا نام لیتی تو میں بتا دیتی۔ بتا دیتی؟ ناراض نہیں ہوتی کہ آنٹی مجھے بھول گئی؟ جی مناہل، آپ کو میرا پروگرام سمجھ میں آتا ہے؟ جی اچھا، جی، آپ اردو میں لکھ سکتی ہیں یا انگلش میں؟ انگلش میں۔ آپ نے انگلش میں کوئی پویم لکھی ہے، چھوٹی سی بڑی سی؟ مجھے وہ رائمنگ ورڈز نہیں پتا۔ اچھا، ابھی رائمنگ ورڈز نہیں پتا، لیکن میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں۔ اوہ ہاؤ بریلینٹ، بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ ایسے ہی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی رہا کیجیے، اینڈ ون ڈے یو لرن آل دا رائمنگ ورڈز اینڈ یو ول بی ایبل ٹو رائٹ ریئلی گڈ پوئٹری۔ مستقبل کی شاعرہ ہاں، بول میں رہی پروڈکٹ کر رہی ہوں۔ آنٹی، جی، یہ اقرا سے بات کر لیں۔ اچھا، اقرا، ہیلو اقرا۔ ہیلو، السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ اقرا، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پچھلے ہفتے پتہ چلا کہ آپ نے GCSE میں بہت اچھے نمبر لیے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں آج۔ پتہ ہے آپ لوگ پیار دیتے ہیں نا، اس لیے اچھی لگتی ہوں۔ جن لوگوں کی نظروں میں پیار نہیں ہوتا ان کو میں زہر لگتی ہوں گی۔ میں نے آپ کے گیسٹ کو ویلکم کرنے کے لیے۔ جی، آپ بات کیجیے ان سے۔ تھینک یو۔ مظفر حنفی بہت بڑی شخصیت ہیں، خوش رہو بہت بیٹا۔ ہی عظیم شخصیت ہیں۔ جی، میں بس یہی کہنا تھا۔ اوکے اقرا، میری دعائیں آپ کے نام اور مظفر اور صاحب، ہماری دعائیں بھی، خوش رہیے، خوب ترقی کیجیے۔ اللہ میں آپ کو بہت کامیاب کرے۔